Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. So before we proceed, there is an announcement for students. देखिए आप सबको पता होगा कि APSC ने इस बार के मेंस का रिज़ल्ट द डे बिफोर येस्टरडे पब्लिश कर दिया है और आज उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल भी दे दिए हैं. ज़्यादा वक्त है नहीं इंटरव्यू के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू कॉल आई है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स. साथ ही साथ जल्दी से आप इंटरव्यू की तैयारी में भी लग जाइए. तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत SPM IS अकेडमी की तरफ से हम आपको फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं. करंट अफेयर सेशन, इंटरव्यू क्लासेस, ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं. तो अगर आपको इन सब सेशंस का बेनिफिट उठाना है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे. उसके मदद से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे फिर हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस की कैसे मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं और कैसे बाकी मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशंस वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. मॉक इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ कल से 21 मई से शुरू हो रहे हैं. दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. And the first article is about Article 142 of the Indian Constitution, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं या कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो कुछ दिनों पहले ही 13 मई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि पेरारी वलन, ये इंसान, दिस मैन वॉज फेसिंग डेथ सेंटेंस फॉर असैसिनेशन ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी. तो राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद जब ये इंसान 19 साल का था, उस टाइम में इनको डेथ सेंटेंस दिया गया अंडर टाडा कोर्ट. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया, लेकिन बाद में कई सालों तक इनको ये जो डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, यानी कि इनको फांसी नहीं दी गई डिस्पाइट द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट या ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो उसके कुछ सालों बाद फिर इन्होंने रिमिशन के लिए, रिप्राइव के लिए एप्लीकेशन फाइल की और फाइनली अब जा कर के इनकी जो रिप्राइव की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुई है. और वो भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने किया है. पिछला जो 13 मई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने सब कुछ आपको बताया था कि कैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने मैटर को प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूछा भी कि गवर्नर से कि आप in what capacity have you transferred the particular plea of reprieve of Perarivalan from your side to the President of India. ये सब इश्यूज़ मैंने आपको उसी दिन बताए थे, आज उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. आज आपको ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पेरारीवलन को रिलीज़ ऑर्डर दे दिया है पेरारीवलन के लिए बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So as I said, Supreme Court invoked its extraordinary power guaranteed under Article 142 to release Rajiv Gandhi's assassination convict AG Perarivalan. तो मुद्दा यह है, फिर से सुनिए, 142 आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिले हैं, उसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने AG पेरारीवलन को रिलीज़ कर दिया है. तो क्या है आर्टिकल 142, पहले ये देखते हैं. So Article 142 of the Constitution deals with enforcement orders of the Supreme Court. पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ, फिर टेक्निकल बातें, टेक्निकल जार्गन समझाऊंगा. आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो कुछ भी इस तरह का ऑर्डर रिलीज कर पाए जिसकी वैल्यू, उस ऑर्डर की ग्रेविटी या वैल्यू किसी एक कानून के बराबर होगी या किसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बराबर होगी. और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिला है, ये पावर मिला है इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस. तो अल्टीमेटली जुडिशरी का एपेक्स तो सुप्रीम कोर्ट ही है, और जस्टिस इंश्योर कराने के लिए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर दे सकता है जिसकी वैल्यू किसी एक कानून, पार्लियामेंट द्वारा ड्यूली पास्ड लॉ के बराबर हो सकती है या किसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बराबर हो सकती है. और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज किया ये जो ऑर्डर है अंडर आर्टिकल 142, इट विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया जस्ट लाइक एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. In order to do complete justice in case of migrant workers movement due to COVID lockdown, Supreme Court invoked its power under Article 142 and it directed state and union executive to make arrangements
टू लेट द माइग्रेंट्स रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स लॉकडाउन के टाइम में शहरों से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक ऑर्डर रिलीज़ किया। सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के या यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर रिलीज़ किए गए कि इन सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए ताकि ये अपने अपने घरों को लौट पाए। तो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर रिलीज कर सकता है अंडर आर्टिकल 142, जिसकी वैल्यू किसी कानून या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बराबर होगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं फिर कि ये जो आर्टिकल 142 है, इट हैज़ सम नेगेटिव outcomes also, some challenges also associated with it. One of the biggest challenge is that it helps the judiciary to supersede executive and legislatures. हमारा जो constitution है, it believes in the principle of separation of power and the principle of checks and balances also. लेकिन इस particular आर्टिकल की मदद से the judiciary gets an overriding power, superseding power over executive and legislature. For example, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर रिलीज़ किया कि देयर विल बी बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल अलोंग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। अब देखिए, आप सोचेंगे कि सर इसमें बुराई क्या है, स्टेट या नेशनल हाईवेज़ के आसपास में अल्कोहल नहीं बिकना चाहिए, ये कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज़ किया तो अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए कि ये अधिकार एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर्स का है, लेकिन ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया अंडर आर्टिकल 142, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स को ओवरराइड कर रही है। दिस समटाइम्स रिजल्ट्स इनटू जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए फिनोमेना वेयर द जुडिशियरी इंक्रोचेज इनटू द पावर, फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। इसका और भी एग्जाम्पल है। कोल ब्लॉक एलोकेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 1993 के जितने भी कोल ब्लॉक एलोकेशन किए गए थे बाय एग्जीक्यूटिव, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो एग्जीक्यूटिव्स के जितने ऑर्डर्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं 142 आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन किया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि आर्टिकल 142 गिव्स जुडिशरी एंड ओवर राइडिंग पावर ओवर एग्जीक्यूटिव्स। तीसरा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए, लेजिस्लेचर अगर कोई कानून पास करता है तो उसको पार्लियामेंट के सामने रखना होता है, डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पास होता है, फिर जाकर के एप्लीकेबल होता है। और लेजिस्लेचर्स जो लोग भी होते हैं इस तरह का जो कानून बनाते हैं, उन लोगों को पहले इलेक्शन जीत करके आना होता है। तो दे आर लाइक अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट, एंड देन दे गेट पावर टू मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी है, ये किसी भी तरीके से लोगों के प्रति डायरेक्टली अकाउंटेबल भी नहीं है, और उसके हाथ में कानून बनाने का जो पावर दे दिया गया है अंडर आर्टिकल 142, डायरेक्टली उसको कानून नहीं बोलते हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर्स जुडिशरी रिलीज करती है उसके पास वो कानून बनाने के अधिकार के बराबर का ही है। तो कहीं ना कहीं ये पावर आ गई जुडिशरी के पास कानून बनाने की विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी टुवार्ड्स द पीपल। दैट इज़ वन एरिया और द वन वे ऑन विच दिस आर्टिकल 142 कुड बी क्रिटिसाइज्ड। लेकिन कुछ लोग, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हु जस्टिफाई द मेरिट्स ऑफ आर्टिकल 142 ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना है कि जो हमारे देश के अंदर सिटीजन्स के राइट्स इंश्योर कराने के लिए बहुत बार जुडिशरी को अपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। There are times when executives and legislatures fail to ensure justice, and in that case it is the judiciary that should take up such responsibilities. For example, the sale of acids. Supreme Court directed that there will be restriction on sale of acids to prevent acid attacks. और बाद में फिर इसको लेकर के CRPC में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि जब भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर्स एक कंक्रीट एक्शन नहीं ले पाते, उस टाइम में कभी कभार जुडिशरी को कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस या कंक्रीट एक्शंस लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि स्टैच्यूटरी वैक्यूम को फिल करे। स्टैच्यूटरी वैक्यूम को फिल करने का मतलब है, स्टैच्यूटरी वैक्यूम टर्म अच्छा है, इसको नोट कर लेना, इसको इस्तेमाल करना है अप्रोप्रिएट जगह पे। स्टैच्यूटरी वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पे स्टैच्यूट या कानून नहीं है, जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक या एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है ऑर्डर को इंश्योर कराने के लिए, वहाँ पे फिर ये जुडिशरी की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्टैच्यूटरी वैक्यूम को फिल करे। वो जो कानून नहीं है उस एरिया को वो फिल करे थ्रू इट्स ऑर्डर। तो इस स्टैच्यूटरी वैक्यूम को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 142 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर मुद्दे पे
प्रॉपर वेल डिफाइंड कानून हो ही, जिन जिन मुद्दों पे कानून एक्सप्लिसिटली ना हो उनको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी वैक्यूम, और उसको फिल करने के लिए फिर जुडिशरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होने चाहिए। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसको लेकर के कोई कानून था नहीं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में कुछ गाइडलाइंस दिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और बहुत बाद में जाकर के 2013 में जाकर के कानून बना सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी वैक्यूम। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए कानून नहीं था और कानून बना करके उस वैक्यूम को फिल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कानून बनाने का अधिकार या स्टैट्यूटरी वैक्यूम को भरने का या फिल करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को मिला अंडर आर्टिकल 142। तो दिस इज़ हाउ आर्टिकल 142 इज जस्टिफाइड। इस टॉपिक के बेसिस पे आपसे मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना चाहिए और 7 से 8 मिनट में आपको ये आंसर कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको 10 से 12 मिनट में भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कुर्दिस्तान रीजन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं कुर्दिस्तान है क्या। देखो ये जो एरिया है टर्की, सीरिया, इराक, जहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं ये। आई होप यू मस्ट बी नोइंग दिस। ये मिडिल ईस्ट रीजन में यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब के या एथनिक ग्रुप लोग रहते हैं जिनका नाम है कुर्द्स। दिस कुर्द पीपल दे स्पीक कुर्दिश लैंग्वेज एंड दे लिव इन द बॉर्डर रीजन ऑफ टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान। इनका मेन पर्पस क्या है कि कुर्दिश लोग चाहते हैं कि इस एरिया को इंडिपेंडेंट करा के एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए कुर्दिस्तान, और उसके लिए इन्होंने एक मिलिटेंट इंसर्जेंट ग्रुप भी बना रखा है जिसका नाम है पीकेके। पीकेके का फुल फॉर्म है कुछ पेशमर्गा कुर्दिस्तान ग्रुप, ऐसा कुछ, उसको पूरा डिटेल में रटने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि इस एरिया में रहने वाले कुर्द लोग चाहते हैं कि इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए कुर्दिस्तान। अब ये करंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों न्यूज़ में आया है, आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि फिनलैंड एंड स्वीडन हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन नाटो ग्रुप and they have filed an application also for joining NATO group। लेकिन अब इस टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप ताय्यब अर्दोगन ने कहा है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड हैव बीन सपोर्टिंग कुर्दिश मूवमेंट या कुर्दिश मिलिटेंट इन टर्की विच इज़ अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी ऑफ टर्की। तो मुद्दा ये है, देखिए टर्की ऑलरेडी नाटो का एक मेंबर है। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में स्वीडन और फिनलैंड नाटो की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में टर्की ने कहा है कि मैं अलाउ नहीं कर सकता स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का मेंबर बनने का, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड जो है हमारे यहाँ पे जो इंसर्जेंसी चलती है, कुर्दिश लोग जो इंसर्जेंसी करते हैं उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। अभी मुद्दा ऐसा है कि नाटो की मेंबरशिप लेने में कंसेंट का बेसिस इस्तेमाल किया जाता है, कंसेंसस। नाटो के भी 30 मेंबर्स हैं और नाटो में अगर कोई भी नया मेंबर ऐड किया जाना है तो 30 के 30 मेंबर जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे बाय कंसेंसस, नया मेंबर ऐड नहीं किया जा सकता। तो मुद्दा ये है कि नाटो के अंदर हर एक कंट्री को वीटो पावर है एज फार एज एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप इज़ कंसर्न्ड। स्वीडन और फिनलैंड को अगर ज्वाइन करना है नाटो को तो हर एक कंट्री उसको, जो नाटो की कंट्री है मेंबर कंट्री, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इंक्लूडिंग टर्की। और टर्की अभी मना कर रहा है। टर्की कह रहा है कि वी कैन नॉट अलाउ स्वीडन एंड फिनलैंड टू ज्वाइन नाटो सिंस स्वीडन एंड फिनलैंड थ्रेटेन द सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ टर्की। ऐसा माना जा रहा है कि रसिया से क्लोजनेस है टर्की प्रेसिडेंट रेसेप ताय्यप अर्दोगन की, और वो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ रसिया, एंड ही इज़ ब्लॉकिंग ज्वाइनिंग ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड द नाटो ग्रुप। अभी ये हैं सारे के सारे नाटो मेंबर्स जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। नाटो इस पर इतने बार न्यूज़ में आ गया है कि नाटो से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिर से देखते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर है इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के अभी टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। लेटेस्ट मेंबर है नाटो का जिस है नॉर्थ मैसेडोनिया। इट ज्वाइंड नाटो इन 2020। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डेथ्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए लैंसेट
एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल प्रोड्यूस करने वाली एजेंसी है, लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ, और इस रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 16.7 लाख डेथ्स हैपेंड इन 2019 इन इंडिया बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो जितने भी तरह के डेथ्स हुए हैं उनमें से 17.8% डेथ्स बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन हुए हैं, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। तो जितने भी डेथ हुए उसका 17% डेथ सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है हमारे देश में। थिंक हाउ और सच अ ह्यूज इम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन इज हैविंग ऑन आवर डे टू डे लाइफ। जितने डेथ हो रहे हैं 17% बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ इन एनी कंट्री। तो एयर पॉल्यूशन पे कभी भी सवाल आ जाए तो इस डाटा का इस्तेमाल आप जरूर करना, ये बहुत बड़ा नंबर है। जितनी भी मौतें हैं 17% मौतें तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण हो रही हैं। एयर पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा अक्यूट कौन से एरिया में है वो भी देखिए। एज पर दिस रिपोर्ट एयर पॉल्यूशन इज अक्यूट मोस्टली इन दिस इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन, स्पेशली नियर दिल्ली। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन के पीछे जो मुख्य कारण है उसमें से सबसे पहला कारण है बर्निंग ऑफ बायोमास, इट इज़ द सिंगल बिगेस्ट कॉज। उसके अलावा और भी कुछ कारण है जैसे कि कोल कंबशन एंड क्रॉप बर्निंग। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट इंडोसल्फन। इंडोसल्फन एक तरह का पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड कहते हैं। आप सादा भाषा में याद रखिए पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो खेती के टाइम में पेस्ट से बचाने के लिए, पेस्ट से अपने क्रॉप को बचाने के लिए फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडोसल्फन की एक निगेटिव आउटकम भी है इन्वायरमेंट के ऊपर, इट लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का सरल सा मतलब ये है कि आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, वो पेस्टिसाइड कैसे भी हो करके जाकर के रिवर से मिल गया या ग्राउंड वाटर से जाकर के मिल गया और उसको हमने कंज्यूम किया, उस ग्राउंड वाटर को कंज्यूम किया, तो ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए। और बॉडी के अंदर अगर आ करके इन पेस्टिसाइड्स या इन केमिकल्स के पास अगर ऐसी काबिलियत है कि ये लंबे समय तक स्टोर हो करके रह सकते हैं, तो उसी फीचर को हम लोग कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। सो इफ़ एनी केमिकल can remain accumulated in our body for a longer period of time, then we say it has a capability of bioaccumulation। और बायोअक्यूमुलेशन करने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं उनका हमारे बॉडी पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ये जो इंडोसल्फन पेस्टिसाइड है इसकी कैपेसिटी थी और है टू एक्ट एज ए बायोअक्यूमुलेटर, और इसी कारण से इसका हमारे हेल्थ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास किया 2011 में। केरला के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव थे, खासकर कसारगोड गांव, जहां पे इंडोसल्फन का इस्तेमाल करने से वहां के आसपास के लोगों के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा था। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने इंडोसल्फन के इस्तेमाल पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार को फिर से फटकार लगाई है कि हमने बैन लगाया था 2011 में और 2017 में हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि 2017 में हमने कहा कि जितने भी इंडोसल्फन से इम्पैक्टेड विक्टिम्स हैं उनको 5-5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। बट केरला सरकार ने 5 साल बीत गए हैं, अभी तक इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया। दैट इज़ वाई द सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड द केरला गवर्नमेंट। अभी जरा समझते हैं, इंडोसल्फन तो आप समझ गए एक तरह का पेस्टिसाइड है। केरला सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैन कर दो और वहाँ पे जितने लोग भी इम्पैक्टेड हुए उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दो। एक और बात आप समझिए कि बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू दिस इंडोसल्फन, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। उस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत भी हमने इंडोसल्फन को बैन कर रखा था। तो फिर से समझिए, मेरा पूरा पर्पस इस थ्योरी इस टॉपिक को लेने का था आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन समझाने के लिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन का सरल सा पर्पस है कि जितने भी इस तरीके के बायो एक्यूमुलेशन करने वाले केमिकल्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक आप समझते हैं जिस कार्बन या हाइड्रोजन से बना हुआ जो भी मॉलिक्यूल है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रह सके,
या लंबे समय तक हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होकर के रह जाए, उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनका हमारे शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी को रोकने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का इस्तेमाल कम करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसको लाया गया 2004 में, और उसके बाद से आप देखिए धीरे धीरे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम होने लगी है। द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कम होने लगी है। और ये जो इंडोसल्फन जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत लाया गया 2012 में। इसका मतलब ये है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के हिसाब से, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इस हिसाब से भी इंडोसल्फन का इस्तेमाल वर्जित है, बैंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम केमिकल्स दैट रिमेन इंटैक्ट, यानी कि लंबे समय तक परसिस्टेंट रहते हैं या बायोअक्यूमुलेट करते इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली, एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यूज ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जितने भी बायो एक्यूमुलेशन करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि हमारे फैटी टिश्यूज़ में जाकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 2004। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेस्पिरेटरी सिंक्टाइल वायरस RSV। तो हाल फिलहाल में लैंसेट, यही वही लैंसेट है जिसने एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे, एयर पॉल्यूशन पे रिपोर्ट पब्लिश किया था। इसने फिर से स्टडी करके बताया कि 2019 में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ RSV। RSV एक तरह का वायरस है जो बच्चों, खासकर काफ़ी कम उम्र के बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है, और फिर इट कैन बी फैटल ऑल्सो, इट में लीड टू डेथ ऑल्सो। ये नॉर्मली लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, और वहाँ के बच्चों के फेफड़े को, और वो भी लोअर ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है। और एक और बात याद रखनी कि दिस RSV इज ए सिंगल स्ट्रैंड वायरस। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक करना है, बट इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड सर्विसेज, दिस इज रॉन्ग, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। थर्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है फास्टैग में, एब्सोल्युटली करेक्ट। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन लाइन ऑफ साइट फॉर रेडियो वेव टू, दिस इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. The correct answer should be option A, not B. That's all from our side for today. Thanks for watching.